सोचो, अगर पूरे ब्रह्मांड के 9 यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स एक ही मिशन पर इकट्ठा हो जाएं, तो उस मिशन की कीमत कितनी खतरनाक होगी। और अगर वो मिशन बिना किसी लड़ाई के फेल हो जाए। थॉर्न रिंग अलायंस के 9 यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स एक पोर्टल के सामने खड़े थे। उनका टारगेट साफ था, ब्लेड रिवर लुओ का गॉडली ब्लेड। ये कोई साधारण हथियार नहीं था, ये एक टॉप टियर डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर था। और इसकी सबसे खतरनाक बात, इसकी अटैकिंग पावर। अगर ये किसी और फैक्शन के हाथ लग जाता, तो वो इसे इस्तेमाल करके बाकी ताकतों को ब्लैकमेल कर सकता था। इसलिए उनका फैसला साफ था, हर हाल में गॉडली ब्लेड्स वापस लाने हैं। वो वहां इंतजार करते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन एक सवाल सबको परेशान कर रहा था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी तक क्यों नहीं आया? कुछ तो गलत था। आखिरकार एक यूनिवर्स मास्टर वहां पहुंचा और उसने जांच की। और फिर सच्चाई सामने आई। गोल्डन हॉर्न बीस्ट ओरिजिनल स्टार पर था ही नहीं। पूरा थॉर्न रिंग अलायंस हैरान रह गया। किसी को नहीं पता था वो गया कहाँ। और आखिरकार पूरा प्लान खत्म करना पड़ा। अब एंट्री होती है लुओ फेंग की। गोल्डन हॉर्न बीस्ट का शरीर करीब 600 माइल्स बड़ा था और उसमें जबरदस्त गॉडली एनर्जी थी। लेकिन लुओ फेंग के पास था रिमोट ओशन बॉडी, जिसकी ताकत कल्पना से भी परे थी। एक पल में ये उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था जितनी पूरी गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट में थी। लुओ फेंग को एक खतरनाक सच पता था, जब कोई गॉडली बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है तो उसकी एनर्जी वापस ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में चली जाती है। लेकिन रिमोट ओशन बॉडी सीधे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। मतलब, वहां सेल्फ डिस्ट्रक्शन करो, यहाँ तुरंत रिकवर हो जाओ। रिमोट ओशन बॉडी की ऊंचाई थी 5,500 माइल्स से ज्यादा और गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट सिर्फ 600 माइल्स। लेकिन एनर्जी दोनों में बराबर। लुओ फेंग समझ गया, मेरा बीस्ट छोटा नहीं है, बल्कि मेरा रिमोट ओशन बहुत ज्यादा बड़ा है। ये पावर किसी आम लेवल की नहीं थी। 9 रिमोटनेस मास्टर का ओशन एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर के बराबर था। और उस ओशन के अंदर वो लगभग इनविंसिबल था। लुओ फेंग अभी वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन उसका रिमोट ओशन वही पोटेंशियल रखता था। तभी प्राइमल कैओस सिटी लीडर की आवाज आई, लुओ फेंग, यहाँ आओ। लुओ फेंग तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। मास्टर ने पूछा, तुम सेफली वापस आ गए? लुओ फेंग बोला, हाँ, आपकी वजह से। अगर वो समय पर नहीं आते तो हालत और खराब हो सकती थी। फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। गॉडली ब्लेड उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना लग रहा था। अगर वो सच में टॉप टियर ट्रू ट्रेजर होता, तो फूमो मास्टर पीछे नहीं हटता, बल्कि और यूनिवर्स मास्टर्स बुलाकर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती। असल में ब्लेड रिवर लुओ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कंपास। गॉडली ब्लेड सिर्फ उसे अपग्रेड करने के लिए थे। मतलब, अकेला ब्लेड कम वैल्यू, कंपास प्लस ब्लेड टॉप टियर पावर। महल के अंदर प्राइमल कैओस सिटी लीडर लुओ फेंग की तरफ देख रहे थे। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, गॉडली ब्लेड खुद के लिए रखो। दूसरा, उसे अपनी रेस को दे दो और बदले में लो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। लुओ फेंग कुछ पल के लिए चुप रहा। लुओ फेंग ने शांत स्वर में कहा, मैं इसे अपनी रेस को देने के लिए तैयार हूँ। प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने सिर हिलाया, ठीक है। अब तुम तुरंत प्राइमल कैओस सिटी जाओ। वहाँ वर्चुअल यूनिवर्स सिस्टम तुम्हारी वैल्यूएबल का मूल्य तय करेगा। लुओ फेंग थोड़ा चकित हुआ। वर्चुअल यूनिवर्स सिस्टम? प्राइमल कैओस सिटी लीडर बोले, यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसमें कोई बायस नहीं, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, इसलिए इसका निर्णय सबसे फेयर होता है। लुओ फेंग ने सिर झुकाया, मैं समझ गया। उसी दिन लुओ फेंग पहुंचा वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हेडक्वार्टर और एक स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ा प्राइमल कैओस सिटी की ओर। स्पेसशिप के भीतर
अन्य यात्री परेशान थे। समय का फ्लो अजीब हो गया है। बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। लुओ फेंग हल्का सा मुस्कुराया। उसे याद आया, जब वह पहली बार यहाँ आया था तो लगभग बेहोश हो गया था। लुओ फेंग ने धीरे से कहा, 100,000 वर्ष पहले वह एक बच्चा था जो हेवेनली ब्रिज का पहला लेवल भी पार नहीं कर पाया था। लेकिन अब ब्लड रिवर वर्ल्ड का अनुभव, डेमन नोट माउंटेन की साधना, आउटरोमेन बैटलफील्ड की लड़ाइयाँ, आइस हेल की कठिनाइयाँ, एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल की मेडिटेशन, 9 रिमोटनेस स्पेस की यात्रा और यूनिवर्स में 50,000 वर्षों का भटकाव। इन सब के बाद अब वह बन चुका था अनडाइंग। अब सब कुछ बदल चुका था। शी हुआ नाइट अब उसका प्रतिद्वंदी नहीं था। वह ची ब्लड पैलेस लीडर बेई फेंग नाइट, तियान यांग नाइट से लड़ चुका था। अब उसका स्तर बहुत ऊंचा हो चुका था। स्पेसशिप रुकती है। मिस्टर लुओ फेंग, हम प्राइमल कैओस सिटी पहुंच गए हैं। लुओ फेंग बाहर निकलता है। लोग फुसफुसाते हैं, कौन है यह? कैप्टन भी इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। शायद कोई यूनिवर्स नाइट होगा। जैसे ही वह सिटी लीडर पैलेस पहुंचता है, हर गार्ड, हर सर्वेंट उसे पहचानता है। मिस्टर लुओ फेंग, मिस्टर लुओ फेंग। अब वह एक प्रसिद्ध अस्तित्व बन चुका था। वह एक साइड पैलेस में जाता है। दरवाजा खुलता है। अंदर एक विशाल स्टोन प्लेट था। यहीं उसे गॉडली ब्लेड रखना था। लुओ फेंग धीरे से बोला, एक हाथ का पक्षी झाड़ी के 2 पक्षियों से बेहतर होता है। उसने अपना लाइफ इम्प्रिंट मिटाया और गॉडली ब्लेड को स्टोन प्लेट पर रख दिया। अचानक नीली एनर्जी थ्रेड्स बाहर आईं और आवाज गूंजी, ब्लेड रिवर लुओ का गॉडली ब्लेड। इसकी कीमत है 12 ट्रू ट्रेजर पॉइंट्स। क्या आप इसे दान करना चाहते हैं, लुओ फेंग? लुओ फेंग मुस्कुराया। हाँ। गॉडली ब्लेड गायब हो गया। आकाश में एक विशाल कैटलॉग खुलता है। ट्रू ट्रेजर्स, ट्रेजर्स, मटेरियल्स, स्पेशल रिसोर्सेज। लुओ फेंग ध्यान से देखने लगा। 3 घंटे बाद लुओ फेंग सोचता है, मेरे पास रिमोट ओशन है। मुझे मटेरियल्स या रिसोर्सेज की जरूरत नहीं। मैं एक ट्रू ट्रेजर लूंगा। लेकिन उसके पास सिर्फ 12 ट्रू ट्रेजर पॉइंट्स थे, जबकि सबसे सस्ता डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर 16 पॉइंट्स का था। मतलब वह अभी उसे नहीं ले सकता। तभी उसकी नज़र एक नाम पर टिकती है, 9 टाइगर रिवर। यह एक डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर था और सबसे खास बात, यह मेटल कैटेगरी में था। यही चीज लुओ फेंग को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी। उसने कहा, 9 टाइगर रिवर की डिटेल्स दिखाओ। अचानक आसमान में एक दृश्य उभरता है। सुनहरी नदी हर दिशा में बहती हुई और उस नदी के अंदर 9 अजीब जीव, टाइगर का सिर, ड्रैगन का बॉडी और टेल, पूरे शरीर पर चमकते हुए स्केल्स। वो नदी में खेल रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति डरावनी थी। एक आवाज गूंजी, 9 टाइगर रिवर एक डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर है। इसमें शक्तिशाली सपरेशन और बाउंडिंग पावर है। कमजोर एनिमी को यह तुरंत एनिहिलेट कर सकता है। जो गोल्ड लॉ में अनडाइंग बने हैं वही इसे यूज कर सकते हैं। अगर स्पेस लॉ यूजर इसे यूज करे तो इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन टाइम स्पेस यूजर्स इसके लिए फिट नहीं है। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। वह पहले से ही गोल्डन थ्रेड ऑरोरा मिरर से संतुष्ट था। वह यूनिवर्स नाइट्स को सप्रेस कर सकता था, यहाँ तक कि यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स को भी अफेक्ट कर सकता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, उसकी बाइंडिंग पावर कमजोर थी। अगर एनिमी तेज हो, जैसे तियान यांग नाइट, तो वह आसानी से एस्केप कर सकता था। लुओ फेंग सोचता है, अगर मेरे पास और पावरफुल डोमेन ट्रेजर होता तो कोई भी मुझसे एस्केप नहीं कर सकता। लेकिन 9 टाइगर रिवर की कीमत थी 16 ट्रू ट्रेजर पॉइंट्स और उसके पास थे सिर्फ 12। लुओ फेंग ने दांत भींचे। मुझे और ट्रेजर्स चाहिए। उसने एक क्यूब निकाला, सील टाइप ट्रेजर। मूल्य आया 22 ट्रू ट्रेजर पॉइंट्स। लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं, यह सही नहीं है। वह एक के बाद एक ट्रेजर चेक करता रहा।
पर्पल क्लॉक, सील स्टार, ग्रीन एक्स, स्वॉलोइंग क्लॉ। लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। अब लुओ फेंग के हाथ में थे एंशियंट बोट गैलेक्सी, गोल्डन थ्रेड ऑरोरा मिरर। वह धीरे से बोला, वाइन मास्टर, माफ करना, शायद यह मेरा फेट नहीं है। उसने फैसला कर लिया, इन दोनों को भी त्यागना होगा। दोनों ट्रेजर स्टोन प्लेट पर रखे गए। एंशियंट बोट गैलेक्सी 3.6 ट्रू ट्रेजर पॉइंट्स, गोल्डन थ्रेड ऑरोरा मिरर 2.3 ट्रू ट्रेजर पॉइंट्स। लुओ फेंग ने दोनों को डोनेट कर दिया। अब कुल पॉइंट्स हो गए 17.9 ट्रू ट्रेजर पॉइंट्स। आवाज आई, 9 टाइगर रिवर, 16 पॉइंट्स। क्या आप एक्सचेंज करना चाहते हैं? लुओ फेंग बिना सोचे बोला, हाँ। पोर्टल खुलता है और एक सुनहरी मूर्ति बाहर आती है। लुओ फेंग ने उसे छुआ, अपनी गॉडली पावर डाली, लाइफ इम्प्रिंट सेट किया और 9 टाइगर रिवर अब उसका था। गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट आसमान में खड़ा था, उसकी गॉडली पावर जल रही थी और अचानक 20 मिलियन माइल्स की सुनहरी नदी प्रकट हुई। 9 भयानक जीव उसमें तैर रहे थे। लो डोमेन, 9 टाइगर रिवर डोमेन। मर्ज, पावर कई गुना बढ़ गई। लुओ फेंग बोला, अब मैं सेकेंडरी यूनिवर्स नाइट को एनिहिलेट कर सकता हूँ। सीनियर यूनिवर्स नाइट भी इससे एस्केप नहीं कर पाएगा। यह यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को भी स्लो कर सकता है। लुओ फेंग मुस्कुराया, अब अगर मैं तियान यांग नाइट से मिला तो वह भाग नहीं पाएगा। लेकिन उसकी नज़र अब एक और चीज पर थी, ब्लैक विंग, यिनफा सीक्रेट रीजन, फोर्थ ब्लैक मेटल। लुओ फेंग एक महीने की यात्रा के बाद यिनफा सीक्रेट रीजन पहुंचता है, जो यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। उसका लक्ष्य है क्राफ्ट्समैन स्टार, जहां उसे फोर्थ ब्लैक मेटल ढूंढना है, जो उसके मास्टर जुओ शान के ने दिया हुआ टास्क है। वह अपनी गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट बॉडी के पास सारे ट्रेजर्स छोड़ देता है और खुद रिमोट ओशन बॉडी और मोशा बॉडी के साथ आगे बढ़ता है, ताकि खतरे में भी उसका नुकसान कम हो। क्राफ्ट्समैन स्टार के आसपास 98,200 स्पेस व्हर्लपूल्स हैं, जो नेचुरल वर्महोल्स हैं, कुछ सुरक्षित, कुछ खतरनाक और कुछ ऑफ लिमिट्स, जो लगभग मौत के दरवाजे हैं। इस स्टार पर रहता है क्राफ्ट्समैन, एक शक्तिशाली यूनिवर्स मास्टर और यूनिवर्स का सबसे महान वेपन क्रिएटर, जो टॉप टियर ट्रू ट्रेजर बना सकता है। यह जगह अलग है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, बल्कि कई स्पेशल लाइफ फॉर्म्स शांति से रहते हैं और ट्रेजर बनाने सीखते हैं। लुओ फेंग को महसूस होता है कि ब्लैक मेटल उसी दिशा में है और वह क्राफ्ट्समैन माउंटेन तक पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि ब्लैक मेटल सीधे क्राफ्ट्समैन मास्टर के पास है, जिसे वह बल से नहीं ले सकता। एक स्पेशल लाइफ फॉर्म बोनीशा उसे बताती है कि अगर वह योग्य हुआ तो वह मास्टर का डिसाइपल बनकर ही इसे हासिल कर सकता है। क्राफ्ट्समैन माउंटेन के नीचे सैकड़ों ग्रेट बीइंग्स घुटनों पर बैठे हैं, जिनमें लगभग 200 यूनिवर्स नाइट्स और बाकी अनडाइंग फाइटर्स हैं। ये सभी लोग क्राफ्ट्समैन मास्टर के डिसाइपल बनने के लिए हजारों सालों तक इंतजार करने को तैयार हैं, क्योंकि ट्रू ट्रेजर बनाना यूनिवर्स की सबसे कीमती स्किल्स में से एक है। लुओ फेंग भी वहां पहुंचता है, लेकिन वह समझ जाता है कि वह वेपन बनाने में बहुत कमजोर है और बाकी जीनियस के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसे पता चलता है कि फोर्थ ब्लैक मेटल सीधे क्राफ्ट्समैन माउंटेन पर है, यानी यूनिवर्स मास्टर के पास, जिसे वह छीन नहीं सकता। इसलिए उसका पहला प्लान, यानी डिसाइपल बनकर अंदर जाना, लगभग नामुमकिन लगता है। वह माउंटेन के पास एक जगह बनाकर रहने लगता है और सही मौके का इंतजार करता है। 6 महीने तक वह वहां रहकर अलग अलग यूनिवर्स नाइट्स और ओवरलॉर्ड्स से मिलता है, जो सभी ट्रू ट्रेजर पाने के लिए आए हैं। उसे पता चलता है कि छोटे रेस के लिए ट्रेजर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वे क्राफ्ट्समैन मास्टर से मदद लेने आते हैं। तभी अचानक क्राफ्ट्समैन मास्टर के डिसाइपल्स आते हैं और सभी में उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन वे बताते हैं, क्राफ्ट्समैन मास्टर बाहर गए हैं और हजारों साल तक वापस नहीं आएंगे।
जब क्राफ्ट्समैन मास्टर के डिसाइपल्स बताते हैं कि मास्टर हजारों साल तक वापस नहीं आएंगे, तो सभी ग्रेट बीइंग्स निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग इंतजार करने का फैसला करते हैं। लुओ फेंग को अचानक समझ आता है कि क्राफ्ट्समैन मास्टर अभी माउंटेन पर नहीं है, यानी यह उसका सबसे बड़ा मौका है। वह प्लान बनाता है, मोशा बॉडी को स्टील्थ मिशन पर भेजता है और खुद रिमोट ओशन बॉडी से बाहर निगरानी करता है। मोशा बॉडी चोरी छुपे क्राफ्ट्समैन माउंटेन में घुस जाता है। अंदर उसे बेहद खतरनाक जगह मिलती है, लाखों डिग्री तापमान वाली गुफाएं जहां ट्रेजर बनाए जा रहे हैं। उसे पता चलता है कि माउंटेन का सेंटर ही सबसे महत्वपूर्ण जगह है और वहीं पर फोर्थ ब्लैक मेटल मौजूद है। लेकिन समस्या ये है, वहां 3 यूनिवर्स नाइट्स बटा ओवरलॉर्ड्स मौजूद हैं जो ट्रेजर बना रहे हैं, खासकर एक नाइन्थ ब्रदर जो बेहद शक्तिशाली और स्किल्ड है। लुओ फेंग सीधे जाने की बजाय इंतजार करता है और 1 महीने तक छिपकर देखता रहता है। आखिरकार तीनों यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स अपना काम खत्म करके वहां से चले जाते हैं। जैसे ही रास्ता साफ होता है, लुओ फेंग अपनी असली फॉर्म में वापस आता है और कहता है, आखिरकार मौका मिल गया। लुओ फेंग अब अपने सबसे खतरनाक मिशन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एक गलती मौत, एक सही कदम अपार शक्ति।